विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए देखते हैं MCQs में क्या कहता है। कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के बारे में क्या इसमें से करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से कनेक्ट होती है, जो डिटेक्ट हम लोग करते हैं, वो कैसे पता चलता है? कुछ स्पेशल नर्व सेल्स हमारे पास में होते हैं। These receptors are usually located in our sense organs. तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेटेड होते हैं, सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन. So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell. तो हमारे पास में गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जबकि ऑलफैक्टरी जो रिसेप्टर होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। तो न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रैवल करते हैं? आंसर क्या होगा? देखते हैं क्या होता है ये। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। तो नर्व इम्पल्स कहाँ से ट्रैवल करते हैं? न्यूरॉन से ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल इन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन में डेंड्राइट से ट्रैवल करते हैं। एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन इन इट्स इन एंड, और उसके बाद में एक्सॉन से जाते हुए उसके एंड्स तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेंड्राइट, देन डेंड्राइट से कहाँ गया? सेल बॉडी में, देन सेल बॉडी से एक्सॉन में, एंड देन एक्सोनल एंड में। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरह से ट्रैवल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ये पूछता है इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो सिनेप्स में केमिकल सिग्नल कहाँ से ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से ट्रांसमिट होता है? तो पहले देखते हैं कि सिनेप्स क्या होता है। नर्व इम्पल्स कैरिड आउट बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स बाय मीन्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो हमारा सिनेप्स के होते हुए वो ट्रांसफ़र करता है। सिनेप्स एक गैप है किसके किसके बीच में? न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में ये गैप जो होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सोनल एंड टू वन न्यूरॉन टू डेंड्रिटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो सिनेप्स में क्या होता है? जो केमिकल सिग्नल होते हैं वो ट्रांसमिट कहाँ से करते हैं? एक्सोनल एंड से, मतलब एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड तक ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछता है। ये कह रहा है इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स इन। तो यहाँ पर न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ पर जाकर कन्वर्ट होता है? तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स इन एक्सोनल एंड। तो ये कहाँ पर अकर करता है? एक्सोनल एंड में अकर करता है फॉर फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, और इसके बाद ये आगे की ओर ट्रांसमिट होता है। एन एक्सॉन टर्मिनल इज द एंड ऑफ द एक्सॉन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ए नर्व सिनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? एक्सॉन का एंड है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नर्व सिनेप्स तक सेंड करने का काम करता है, यहाँ पर कंडक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक्सोनल एंड। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल
ऑफ अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये एक पाथ है जहाँ से सिग्नल एक रिसेप्टर से हमारा जो ग्लैंड होता है वो वहाँ तक हमारा जो सिग्नल्स होते हैं उसको पास करने का काम करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज, तो करेक्ट से यहाँ पर सीक्वेंस दिया है रिसेप्टर, फिर उसके बाद सेंसरी नर्व में जाएगा सिग्नल, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन एंड देन मसल्स। स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर, तो स्टिमुलस कहाँ से रिसीव किया जाता है? सेंसरी रिसेप्टर से रिसीव किया जाता है। देन सेंसरी न्यूरॉन और नर्व कैरियर सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन होता है या फिर नर्व कैरियर होता है, ये जो हमारा सिग्नल्स होता है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं। इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मोटर न्यूरॉन, इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से आपका मोटर न्यूरॉन तक ट्रैवल करते हैं। द एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन कनेक्ट्स इफेक्टर ऑर्गन और मसल विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन का एंड है ये इफेक्टर ऑर्गन को कनेक्ट करता है या फिर किससे प्रोड्यूस करता है? जहाँ पर आपका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वहाँ पर कनेक्शन का काम करता है। तो क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना था तो ये सीक्वेंस क्या होगा? रिसेप्टर से सिग्नल्स गया, फिर सेंसरी नर्व में गया, न्यूरॉन के पास गया, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन एंड देन मसल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा लिखता है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कोई भी सडन एक्शन हुआ, कोई रिस्पॉन्स हुआ, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ भी हुआ, वहाँ पर सडन एक्शन आप जब लेते हो, रिस्पॉन्स देते हो, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है? द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? वो पाथ जिससे कि सिग्नल जो है वो रिसेप्टर या फिर मसल से ट्रांसमिट होकर के दूसरे ग्लैंड में जाता है, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर लिखा है सडन एक्शन इज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। वही लिखा है कि सडन एक्शन को कोई भी रिस्पॉन्स आया तो वहाँ पे सडन एक्शन आपने किया, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो पाथ है जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एक रिसेप्टर से आपके ग्लैंड तक, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एट्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। तो ये सभी आपके फोर ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है इनवॉल्यूंटरी एक्शन लाइक सैलिवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। तो ये सभी किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? हाइंड ब्रेन में जो मेडुला प्रेजेंट होता है उनके थ्रू ये कंट्रोल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 जो कि ऑप्शन सी में दिया है ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन। सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेपरेट एरियाज होते हैं सुनने के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए, इस तरह से स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं। Many of the involuntary actions are controlled by the mid brain and hind brain। तो बहुत सारे involuntary actions जो है ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। Involuntary actions like salivation, vomiting, blood pressure are controlled by medulla in the hind brain। तो यहाँ पर हमारे पास में इनवॉलंट्री एक्शंस हैं जैसे कि सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, ये सभी कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? जो हाइंड ब्रेन में मेडुला प्रेजेंट होता है उसके थ्रू। सेरेबेलम क्या करता है? सेरेबेलम कंट्रोल्स पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के पॉस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने कौन करता है कंट्रोल? तो ये सेरेबेलम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय।
तो अभी हमने देखा किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, सेरेबेलम के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेड्यूला। लिखा है द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज़, तो लाइट की तरफ जब शूट का मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, फोटोट्रॉपिज्म। लिखा है द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज़ फोटोट्रॉपिज्म, तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म इज़ वन ऑफ द many plant tropism or movements which respond to external stimuli, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने वाला हमारे पास में मतलब एक एक्शन है जिसे कि फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू, तो एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर इनहिबिट द ग्रोथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये मेन फंक्शन है आपका एब्सिसिक एसिड का। लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू इनहिबिट ग्रोथ, तो ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम किसका होता है, एब्सिसिक एसिड का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, तो टेंड्रिल जो पी प्लांट में होता है वो क्यों होता है, उसमें ग्रोथ क्यों होता है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रैपिड सेल डिविजन्स इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लिखा है सम प्लांट लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, तो कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे कि पी प्लांट के बारे में बताया है, मटर का पौधा, तो ये जो है दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करते हैं किसकी हेल्प से, टेंड्रिल की हेल्प से। द टेंड्रिल इज़ सेंसिटिव टू टच, तो ये जो है टच करोगे तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज़ ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये जो पी प्लांट में टेंड्रिल का जो ग्रोथ होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू रैपिड सेल डिवीज़न, जो रैपिड सेल डिवीज़न की वजह से यहाँ पर ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल इज़ ड्यू टू, तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ क्यों होता है कि हमारा जो है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कीमोट्रोपिज्म। लिखा है द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलाई इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल पॉलन ट्यूब ग्रोज टूवर्ड्स ओव्यूल इन रिस्पॉन्स सर्टेन केमिकल, तो कुछ केमिकल के रिस्पॉन्स में हमारा जो पॉलन ट्यूब है ये ओव्यूल की तरफ ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज़ ड्यू टू, तो यहाँ पर सनफ्लावर का मूवमेंट जिस तरफ में सन मूव करता है उस तरफ में होता है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू फोटोट्रॉपिज्म, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। लिखा है द ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ अ प्लांट शूट टूवर्ड्स द लाइट इज़ नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, तो यहाँ पर प्लांट का मूवमेंट जब ये प्लांट ग्रो करता है तो ये लाइट की तरफ में जो इसका मूवमेंट का इसकी ग्रोथ होती है, इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन द डायरेक्शन ऑफ सन इज़ फोटोट्रॉपिज्म, तो सनफ्लावर का मूवमेंट सन के डायरेक्शन में होता है, इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज़ ड्यू टू, तो यहाँ पर हमारा जो मैच्योर लीव होता है और फ्रूट होता है ये प्लांट से गिरते हैं, तो ये क्यों होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। लिखा है द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज़ ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो प्लांट के ग्रोथ से कौन
एसोसिएटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एब्सिसिक एसिड। ये प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प नहीं करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये एक हार्मोन का एग्जाम्पल है जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो कौन से हार्मोन को सिंथेसिस करता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन को जो है इसको सिंथेसिस करता है। लिखा है आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन हेल्प करता है? आयोडीन। Thyroxine hormone regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for growth. तो ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन क्या क्या चीज़ें किस चीज़ को रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज़ ए हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इफ़ it is not secreted in proper amount, the sugar level in the blood rises causing diabetes। तो अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा तो शुगर लेवल ब्लड का जो है वो बढ़ जाएगा और इस वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं, ये बी जो है ये इनकरेक्ट है। लिखता है इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो इंसुलिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी हेल्प नहीं करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो इसमें से कौन मिसमैच्ड पेयर है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ है एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। तो एंड वेयर एज ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर एड्रेनलिन के बारे में बात हो रहा है। तो एड्रेनलिन और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एड्रेनलिन जो है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ये हमारा एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन। तो ये हमारा गलत आंसर है, ये मिसमैच है। बाकी सही है, ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, करेक्ट है। ओवरी से एस्टेरोजन हार्मोन निकलता है और थायराइड ग्लैंड से हमारा थायरॉक्सिन ग्लैंड निकलता है। तो ये तीनों हमारा करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है और हमारे इनकरेक्ट ही क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन। तो गार्ड सेल का शेप कैसे क्यों चेंज होता है? तो गार्ड सेल क्या होता है? गार्ड सेल्स आर सेल्स सराउंडेड ईच स्टोमा। तो हर एक स्टोमा को सराउंड करता है कौन? गार्ड सेल। दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। तो स्टोमाटा को रेगुलेट करने का काम, उसके स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा गार्ड सेल करता है। द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। तो गार्ड सेल का शेप क्यों चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन वाटर इन सेल्स। सेल में वाटर की चेंज की वजह से गार्ड सेल का शेप चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स? तो यहाँ पर देखते हैं, लिखा है नर्व इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टूवर्ड्स एक्सोनल एंड। तो नर्व इम्पल्स डेंड्राइटिक एंड से आपका एक्सोनल एंड तक जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीचेस एट द एक्सोनल एंड इट रिलीजेस सम केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्स। तो जब एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारा एक्सोनल एंड तक पहुंचता है तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसे कि न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है और ये हमारा सिनेप्स में रिलीज़ होता है। दिस केमिकल्स अक्रॉस द सिनेप्स आर जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट टू अनदर न्यूरॉन। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये सिनेप्स को क्रॉस करते हैं और सिमिलर केमिकल इम्पल्स जो है ये जनरेट करते हैं
थ्रू कहाँ से डेंड्राइट में केमिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं और एक डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन में ये पास होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बाकी सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द एक्सॉन एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में जो मेडुला प्रेजेंट होता है ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। लिखा है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे पास में कौन कौन से हैं? ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, वोमिटिंग है। तो ये सभी हाइंड ब्रेन में जो मेडुला प्रेजेंट होता है ये इसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। तो इनमें से कौन सा इनवॉल्यूंटरी एक्शन नहीं है? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस आर द एक्शंस ऑफ आवर बॉडी एट दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। तो ऐसे एक्शन जो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं उसे इनवॉल्यूंटरी एक्शन कहते हैं। वोमिटिंग, सलाइवेशन एंड हार्ट बीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो वोमिटिंग, सलाइवेशन और हार्ट बीट जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शन का एग्जाम्पल है। दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये हिंड ब्रेन में मेडुला जो प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी है हमारा जो इनवॉल्यूंट्री एक्शंस है, वोमिटिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीट, ये सभी इनवॉल्यूंट्री एक्शन है। सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी च्यूइंग ये इनवॉल्यूंट्री एक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट। तो यहाँ पर किसी पर्सन को सीवियर कोल्ड हो गया है तो वो क्या नहीं कर पाएगा? तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अन अगरबत्ती। तो अगर कोल्ड हो गया है यानी कि नोज़ उसका जैम हो गया है तो इस केस में वो स्मेल किसी भी परफ्यूम को स्मेल नहीं कर पाएगा, किसी अगरबत्ती के परफ्यूम को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये जो एक्शन है ये तो सबने कभी ना कभी फील किया ही होगा। तो लिखा है रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी लोकेट इन सेंस ऑर्गन्स सच एज ईयर, नोज, आइज एट्सेट्रा। तो हमारी बॉडीज में रिसेप्टर्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन्स में, जैसे ईयर हो गया, नोज, आई है तो यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। These receptors collect information from the external environment and send this information to the brain where information is interpreted and instructions are sent to organ which reveal a responses। तो यहाँ पर लिखा है ये जो रिसेप्टर्स है ये इन्फॉर्मेशन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं और इन इन्फॉर्मेशन को ये ब्रेन तक भेजते हैं, जहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरप्ट किए जाते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है ऑर्गन्स के पास में भेजे जाते हैं जहाँ से रिस्पॉन्स हम गेन करते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आवर नोज बिकम थिक एंड block the passage from where odor or perfume reaches the olfactory receptors। तो हमारा जब कोल्ड का सिचुएशन आता है तो यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है हमारा नोज़ का ये थिक हो जाता है और उसके बाद में ये क्या करता है जो भी पैसेज होता है जहाँ से ओडर और परफ्यूम को हम सेंस करते हैं यानी कि हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है उसको वो ब्लॉक कर देता है। Thus our brain does not receive any message to identify smell of a perfume। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है परफ्यूम के स्मेल को ये आइडेंटिफाई इस वजह से नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फ्लो का करेक्ट डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे कहाँ से होता है, पहले तो इम्पल्स आया ये कहाँ से हुआ डेंड्राइट तक गया, देन सेल बॉडी तक गया और देन एक्सॉन से और देन ये रिलीज़ किया कुछ केमिकल्स और ये जो है सिनेप्स के थ्रू क्रॉस किया। तो यही यहाँ पर हमारा सबसे पहले इम्पल्स जनरेट हुआ। तो इम्पल्स जनरेट होने के बाद में ये जो है डेंड्राइट के पास में गया, ये डेंड्राइट है और उसके बाद सेल बॉडी से होते हुए इम्पल्स हमारा एक्सॉन तक पहुँचा
और इसके बाद में यहाँ पर जो केमिकल्स हैं ये रिलीज़ हुए और ये सिनेप्स, ये जो गैप दिख रहा है ये सिनेप्स कहलाता है। तो ये गैप के थ्रू होते हुए ये अगले डेंड्राइट पे, हमारा जो नेक्स्ट न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट पर यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन पहुँच गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। तो इनमें से थायरॉक्सिन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका इनकरेक्ट है। लिखता है आयरन इज़ इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन के मतलब सिंथेसिस में आपका आयरन के बारे में लिख रहा है कि ये इसेंशियल है, जबकि हमारा यहाँ पर क्या ज़रूरत होता है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो यही लिखा है आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी में, इसको प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है वो बेस्ट तरीके से बैलेंस हो सके। थायरॉक्सिन हार्मोन इज़ ऑल्सो नोन एज थायरॉयड हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को थायरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू। तो बौनापन किस वजह से होता है, क्यों होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, इस वजह से ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो लिखा है ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। इफ़ देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। अगर चाइल्डहुड में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो इस वजह से क्या होता है, ड्वार्फिज्म का सामना करना पड़ता है चाइल्ड को। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी एंड मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ। तो बॉडी में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, तो ये क्यों होते हैं, किस चीज़ के सेक्रेशन की वजह से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी से ओवरी जो फीमेल में प्रेजेंट होता है यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिस वजह से बॉडी में चेंजेस, बॉडी के फीचर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। तो एक डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेना। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या है, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई। उसके ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लिखा है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज़ ए हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है, और ये हमारा ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। If it is not secreted in proper amount, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effect. तो अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है तो बॉडी में शुगर लेवल जो है ये शुगर लेवल जो है ये बढ़ जाता है, और जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड डॉक्टर एडवाइज टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए एडवाइस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल इज कॉल्ड। तो मेल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाला हार्मोन कौन है, तो ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, मेल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। तो इनमें से कौन सा अनपेयर्ड है, तो हमारा जो पिट्यूटरी है ये अनपेयर्ड हो रहता है। लिखा है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी साइज्ड स्मॉल एंड अनपेयर्ड endocrine gland that is located at the base of the brain just below the hypothalamus। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पी साइज का होता है, जो कि काफ़ी स्मॉल होता है, और अनपेयर्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये जो है कहाँ लोकेट होता है, ब्रेन के बेस में लोकेट होता है, और जो है हाइपोथैलेमस उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है जंक्शन बिटवीन न्यू न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो
दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लिखा है नर्व इम्पल्स कैरिड आउट बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स बाय मीन्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये इस गैप को सिनेप्स कहते हैं, जहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होता है जो इम्पल्स है वो। तो इसे कैसे ट्रांसफ़र होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। इन अ सिनेप्स केमिकल signal is transmitted from axonal end of one neuron to dendritic end of other neuron। तो सिनेप्स में जो भी केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो हमारा एक एक्सोनल एंड से, न्यूरॉन के एक एक्सोनल एंड से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड बाय एंड रेगुलेटेड बाय। तो ह्यूमंस में लाइफ प्रोसेस को किसके थ्रू कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर यही लिखा है इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।